बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। सो प्रीवियसली हम लोगों ने इसी जो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है, इसकी जो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है वो हमने डिस्कस किया कि हम कैसे जो एसाइल ग्रुप है उसको बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग बाय यूजिंग फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के लेक्चर के, उसके अंदर हम जो फीचर्स देखेंगे फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस के, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट जो हमें चाहिए इन ऑर्डर टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल उसको हम देखेंगे, जो कैटलिस्ट हमें रिक्वायर्ड है उसको भी स्टडी करेंगे, और मैकेनिज़्म और फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन की जो लिमिटेशंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और फिर इस लिमिटेशन के सलूशन के तौर पे हम अल्काइलेशन वाया एसाइलेशन रिडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले बात हुई कि बेंजीन के ऊपर आप मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्रीवियसली हम 4 चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, 4 वीडियोस के अंदर उसको डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हमने हैलोजिनेशन की, उसके बाद हमने नाइट्रेशन की, देन सल्फोनेशन की। तीनों हेटेरो एटम्स जो हैं वो हमने बेंजीन के साथ थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या किए, इनकॉर्पोरेट किए। फिर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर हमने जो कार्बोनाइल कार्बन है उसको कनेक्ट किया विद कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग। तो आज जो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है इसके अंदर बेसिकली हम अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं विद हाइड्रोजन विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। सो ये एक जनरल इक्वेशन है जिसके अंदर रीजेंट अल्काइल क्लोराइड हम यूज़ करते हैं। बेसिकली अल्काइल हैलाइड कोई भी आप ले सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड हम बेंजीन के साथ उसे ट्रीट करते हैं और हमारे पास जो अल्काइलेटेड बेंजीन है या अल्काइल बेंजीन है वो एज अ प्रोडक्ट बन जाती है। रीजेंट के हवाले से बात करें तो अल्काइल हैलाइड्स हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल, जो कि इस केस के अंदर हमारा क्या है, कार्बोकैटाइन है। तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड में हम कार्बन और हैलोजन बॉन्ड जो है उसको क्या करते हैं, बाय यूजिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट कार्बोकैटाइन, जो कि फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। सो अल्काइल हैलाइड्स आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्काइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन तीनों में, चारों में से कोई भी आप अल्काइल हैलाइड एज अ रीजेंट टू जनरेट द कार्बोकैटाइन आप यूज़ कर सकते हैं। विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये दोनों, विनाइल कैटाइन हो या एराइल कैटाइन हो, दोनों जो है वो हाईली अनस्टेबल हैं और इतने अनस्टेबल हैं कि ये बन ही नहीं सकते बाय ट्रीटिंग विद द एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस वजह से हम इन हैलाइड्स को इस्तेमाल नहीं करते। एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे जिस तरह एसाइलेशन रिएक्शन के अंदर हमने एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया था, लेकिन चूँकि हमने वहाँ पे मोर देन 1 इक्विवेलेंट इस्तेमाल किया था ज़्यादा अमाउंट में, तो यहाँ पे हम जो एल्यूमिनियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और नॉट मोर देन 1 इक्विवेलेंट। सो इलेक्ट्रोफाइल जैसा कि पहले बताया हूँ कार्बोकैटाइन है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करवाना चाहते हैं विद द हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग। मैकेनिज़्म की बात कर लें, बड़ा सिंपल मैकेनिज़्म है। डिफरेंस वहीं पे है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन है। तो यहाँ पे हम बेसिकली अल्काइल क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं और एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट एज अ ल्यूएस एसिड एक्ट करता है और इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है इसको ब्रेक करता है और ये हैलोजन अटैच हो जाता है विद एल्यूमिनियम इन ऑर्डर टू जनरेट एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम AlCl4 नेगेटिव आयन, और आपके पास कार्बोकैटाइन जो है वो
जनरेट हो जाता है। एक दफ़ा इलेक्ट्रोफाइल बन जाए तो बाकी मैकेनिज़्म जो जनरल मैकेनिज़्म है वही फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपका कार्बोकैटाइन जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बेंजीन एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगी बाय यूजिंग इट्स पाई इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन और कार्बन बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा बिटवीन द अल्काइल ग्रुप एंड द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग। तो ये साइक्लोहेक्साडाइनाइल कार्बोकैटाइन बनेगा। अब ये स्टेप जो है वो ये स्लो स्टेप होगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट एरोमेटिक से जो इंटरमीडिएट है आपका वो क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक हो गया। अब इंटरमीडिएट बनने के बाद फिर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय बेस है, ये बिल्कुल हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ये हाइड्रोजन रिमूव होगा बाय यूटिलाइजिंग दिस बेस, तो आपके पास एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाएगी और प्रोडक्ट जो अल्काइल बेंजीन है वो अचीव होगी। तो ये स्टेप चूँकि समझ नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ जा रहा है, तो ये सेकंड स्टेप जो है ये फास्ट स्टेप होगा। लिमिटेशन की बात करते हैं तो पहली जो मेजर लिमिटेशन है वो पोली अल्काइलेशन है। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपको बताए हैं कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है दैट इज़ अल्काइल बेंजीन, ये मोर रिएक्टिव है दैन दी बेंजीन। मोर रिएक्टिव आपका रिएक्टेंट जो है वो लेस रिएक्टिव है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो इस वजह से जब ये बन जाती है तो उसके बाद फिर इसके जो कार्बोकैटाइन इलेक्ट्रोफाइल है उसके साथ रिएक्शन करने के चांसेस कंपैरेटिव टू बेंजीन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि आपके पास पोली अल्काइलेशन हो सकती है, यानी कि आप इस रिएक्शन को मोनो सब्स्टिट्यूशन पे अगर रोकना चाहते हैं तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकता, क्योंकि जो बनने वाली प्रोडक्ट है दैट इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो प्रोडक्ट के मोर एक्टिव होने की वजह से जो प्रॉब्लम हमारे पास आई है वो है पोली अल्काइलेशन की, कि रिएक्शन जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूशन की स्टेज पे नहीं रुक सकता है। तो टेम्परेरीली इसको हम इसका सोल्यूशन क्या लेते हैं कि हम बेंजीन को बजाय स्टॉकोमेट्रिक अमाउंट में लेने के हम एक्सेस के अंदर ले लेते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, एक रिएक्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होने की वजह से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है उसके कोलाइड करने के या इनकाउंटर करने के विद योर रिएक्टेंट चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट आपका लार्ज एक्सेस में मौजूद है। प्रोडक्ट ने तो जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोसीड होना है वैसे वैसे उसकी अमाउंट बढ़नी है। तो जब बेंजीन लार्ज एक्सेस के अंदर मौजूद होगी तो अल्काइल बेंजीन के पास कम चांसेस होंगे उस कार्बोकैटाइन के साथ कोलाइड करने के और पोली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देने के। तो हमारे पास बेंजीन हम ज़्यादा मिकदार में यूज़ करके क्या करते हैं, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन को और उसकी परसेंटेज को हम क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। जो सेकंड हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम है अल्काइलेशन की, कि जो प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो या तो बनती नहीं है, और अगर बनती है तो कम मिकदार में बनती है, या उसकी जो यील्ड है वो क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें टारगेट दिया गया कि हमने ब्यूटाइल ग्रुप को इनकॉर्पोरेट करना है बेंजीन के ऊपर थ्रू फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो हम भागे भागे जाएंगे और 1 क्लोरोब्यूटेन ले आएंगे। ठीक है, ये 1 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि हमें पता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड इस क्लोरीन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और कार्बन पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आएगा, क्योंकि कार्बन यही हैलोजन के साथ अटैच है। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, जो कि इस बेंजीन के साथ क्या करेगी, अटैच हो जाएगी, और हमारे पास 1 फिनाइल ब्यूटेन जो है वो हमारी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आती हैं जिसके अंदर एक 1 फिनाइल ब्यूटेन है और दूसरी जो है वो
2 फिनाइल ब्यूटेन है। अब 2 फिनाइल ब्यूटेन जो है ये हमारी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नहीं है, इसको हम रीअरेंज प्रोडक्ट कहते हैं। परसेंटेज यील्ड के हवाले से देखें तो जो इस रिएक्शन के अंदर जो प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व किया गया है, जो हमारी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो 35% है, जबकि जो अनएक्सपेक्टेड या रीअरेंज प्रोडक्ट है वो हमारी क्या है 65% है। तो हम बनाने गए थे 1 फिनाइल ब्यूटेन और हमारे पास मेजर प्रोडक्ट हमारी बनी 2 फिनाइल ब्यूटेन। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि जो प्रोडक्ट हम डिज़ायर कर रहे हैं वो नहीं बनती, उसकी बजाय रीअरेंज प्रोडक्ट बन जाती है। तो इसकी रीज़न क्या है कि ये दूसरी प्रोडक्ट क्यों जनरेट होती है? उसकी रीज़न है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। आप लोग जब हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर, या इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्कस किया था। तो वहाँ पे ये तय कर लिया गया था कि जो टर्शी कार्बोकैटायन है वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है सेकेंडरी कार्बोकैटायन के, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटायन के। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है कि नो डाउट इनिशियली एल्यूमिनियम क्लोराइड ने इस क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट किया है, तो हमारे पास ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब हम गौर करते हैं तो ये जो कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो प्राइमरी कार्बन है। दूसरे लफ्ज़ों में ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो जब ये कार्बोकैटायन बन जाता है तो ये अपने हमसाया वाली कार्बन की तरफ देखता है और उसे कहता है कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो दूसरी कार्बन, ये वाली जो कार्बन है, ये कहती है मैं क्या करूं? तो ये कार्बन कहती है कि आप अपना हाइड्रोजन अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन मुझे दे दें। तो ये जो सेकंड कार्बन है ये कहती है कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो ये कार्बन जो है उसको कहती है कि अगर ये हाइड्रोजन मेरे पास आ जाएगा तो मैं न्यूट्रलाइज़ हो जाऊंगी और पॉजिटिव चार्ज तुम पे चला जाएगा। और तुम चूँकि सेकेंडरी कार्बन हो और बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो है ये तय हो चुका है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, तो तुम मुझसे ज़्यादा स्टेबल हो जाओगी। ये बात जो सेकेंडरी कार्बन है उसकी समझ में आ जाती है। और ऐसा ही होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, यानी कि H नेगेटिव के तौर पे इस कार्बन जो सेकेंडरी कार्बन है इससे ये जो प्राइमरी कार्बन पॉजिटिव है इसके ऊपर शिफ्ट होता है, और नतीजे के तौर पे ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाय दिस हाइड्राइड आयन शिफ्ट। अब चूँकि एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हाइड्राइड आयन शिफ्ट हुआ है इसलिए हम इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट का नाम देते हैं। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो क्या है, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है। तो इनिशियली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है, बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू होता है और उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो प्राइमरी से बाय यूजिंग 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट चेंज हो जाता है इनटू सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और जैसे ही सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है तो फिर वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है बेंजीन के साथ, तो आपकी जो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है वो बनना शुरू हो जाती है। तो चूँकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है प्राइमरी की निस्बत, तो इस वजह से जो मेजर प्रोडक्ट आपके पास अचीव होती है वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर सेकेंडरी कार्बोकैटायन एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा होता है। एक और एग्जांपल है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो क्लोरीन एटम प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है। दूसरे लफ्ज़ों में हमारा जो कार्बोकैटायन बनेगा उसमें इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, जो हमारी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो होनी चाहिए 2,2 डाइमिथाइल 1 फिनाइल प्रोपेन। लेकिन जब प्रैक्टिकली इस रिएक्शन को किया गया तो ये 0%, मतलब ये प्रोडक्ट हमारे पास अचीव ही नहीं हुई। और जो 100% हमारे पास अचीव हुई वो रीअरेंज प्रोडक्ट थी। तो रीज़न यहाँ पे भी क्या थी, रीअरेंजमेंट, कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन है और ये अपने हमसाए कार्बन से मिथाइल ग्रुप अगर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए तो ये टर्शियरी के अंदर चला जाता है। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन और टर्शियरी कार्बोकैटायन में जो स्टेबिलिटी का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जैसे ही प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है वो फौरी तौर पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू टर्शियरी कार्बोकैटायन। और जैसे टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता है वो हाईली स्टेबलाइज होने की वजह से बेंजीन के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो हमारे पास जो है वो 100% जो है वो कार्बन वो प्रोडक्ट अचीव होती है जो कि क्या है,
रीअरेंज प्रोडक्ट। तो 2 एग्जांपल जो हमने स्टडी की हैं उनके अंदर जो हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो या तो कम अमाउंट के अंदर बन रही है या बिल्कुल नहीं बन रही। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन जो है वो है अल्काइलेशन वाया एसाइलेशन रिडक्शन। अब यहाँ पे एसाइलेशन वही है जो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम बेसिकली करते क्या हैं कि अल्काइलेशन के अल्काइल ग्रुप जितने कार्बन एटम वाला हमें चाहिए होता है उसी के अकॉर्डिंग जो एसाइल हेलाइड है या एसिड एनहाइड्राइड है वो हम यूज़ करते हैं। तो और वो एसाइल ग्रुप इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं बेंजीन के ऊपर और फिर उसको क्या कर लेते हैं, रिड्यूस करते हैं और वो जो एसाइल ग्रुप है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है इनटू एन अल्काइल ग्रुप। एग्जांपल से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहली जो हमने रिएक्शन देखा था कि हम ये जो प्रोडक्ट है वो ये बनाना चाहते हैं जिसके अंदर 1 फिनाइल ब्यूटेन हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है। तो अगर हम सिंपल एन ब्यूटाइल क्लोराइड ले लें, बेंजीन ले लें, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लें तो मेजर प्रोडक्ट हमारी क्या बनती है 2 फिनाइल ब्यूटेन, जबकि हम बनाना चाहते हैं 1 फिनाइल ब्यूटेन। तो अगर हम इस माइनर प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट के तौर पे चाहते हैं कि ये बन जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अल्काइलेशन करनी पड़ेगी वाया एसाइलेशन रिडक्शन। तो वो हम कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो हमें चूँकि 4 कार्बन चाहिए किसके अंदर, अल्काइल ग्रुप के अंदर, तो हम यहाँ पे बेसिकली 4 कार्बन वाला एसाइल क्लोराइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो ब्यूटानोइल क्लोराइड है वो इस्तेमाल करेंगे, AlCl3 और वाटर इन ऑर्डर टू रिकवर द प्रोडक्ट वो लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, एसाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा, एसाइलियम आयन बनेगा जिसमें इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है कि ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और यहाँ पे रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है। तो ये रीअरेंज नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, यही वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यानी कि ये कार्बन ही इस कार्बन के साथ क्या होगी, अटैच होगी और आपके पास यही रिक्वायर्ड जो है आप कह लें कि फिनाइल एन प्रोपाइल कीटोन या एसाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगी। अब हमें यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की बजाय क्या चाहिए, CH2 चाहिए। तो ये सिंपल है कि कार्बोनाइल या कीटो ग्रुप को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट दैट इज़ प्लाडियम। तो जैसे ही हम इसको हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम तो ये जो कीटो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH2 ग्रुप, दूसरे लफ्ज़ों में रिड्यूस हो जाएगा और हमारे पास जो 1 फिनाइल ब्यूटेन है जो कि नॉर्मल अल्काइलेशन के ज़रिए अगर हम बनाएं तो वो 35% बनती है। अब यहाँ पे ये ओनली प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास अचीव होगी। तो यहाँ पे हमने किया क्या है कि हमने अल्काइलेशन की बजाय पहले एसाइलेशन की है और फिर एसाइल जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसको हमने हाइड्रोजनेशन किया या उसको क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है और कीटो ग्रुप को कन्वर्ट कर लिया इनटू CH2 ग्रुप, ताकि हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, वही मेजर प्रोडक्ट के तौर पे है। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा लिमिटेशन थी अल्काइलेशन की वो भी ओवरकम हो जाती है कि जो एसाइल बेंजीन होती है वो क्या हो जाती है, लेस रिएक्टिव होती है। तो यहाँ पे पॉली एसाइलेशन के चांसेस नहीं होते, अल्काइलेशन के अंदर पॉली अल्काइलेशन के चांसेस भी होते हैं। तो एसाइलेशन अल्काइलेशन वाया एसाइलेशन रिडक्शन जो है वो अल्काइलेशन की दोनों लिमिटेशन को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। सो हमारे पास जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हम चाहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। सो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन प्लाडियम के अलावा आप दूसरे रीजेंट भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपने क्लासेस जो प्रीवियस क्लासेस उसके अंदर पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल आप क्लेमेंजन रिडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग जिंक, मर्करी, अमलगम एंड HCl। तो यहाँ पे आप इस कीटो ग्रुप को क्या कर सकते हैं, CH2 ग्रुप के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली आप बेसिक कंडीशन के अंदर हाइड्राजीन भी यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस कीटो ग्रुप इनटू CH2 ग्रुप। अगर आप ये कंडीशन इस्तेमाल करेंगे तो जो रिडक्शन है उसको हम नाम देंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन का। सो
इस वीडियो के अंदर हमने एसाइलेशन, उसका मैकेनिज़्म, एसाइलियमाइन अल्काइलेशन, उसका मैकेनिज़्म, कार्बोकेटाइन जो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है उसकी जो लिमिटेशन है वो डिस्कस कर ली, और फिर उन लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए अल्काइलेशन वाया एसाइलेशन रिएक्शन को भी, एसाइलेशन रिडक्शन रिएक्शन को भी क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। सो इंशाल्लाह जो सब्स्टिट्यूशन के हवाले से ये जो प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से 5 एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये प्लेलिस्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम जो है जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं इनकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो अप टिल नाउ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।